डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गॉसेस लॉ के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। गॉसेस लॉ बोलता क्या है? गॉसेस लॉ हमें ये बोलता है, ऑलरेडी गॉसेस लॉ के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है प्लेलिस्ट में। अगर आप गॉसेस लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन अगर देख लेते हो तो 50 to 60% आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वहीं क्लियर हो जाएगा। तो गॉसेस लॉ हमें ये बोलता है कि एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस आप कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि हो गया स्फीयर, या फिर क्लोज सरफेस कोई भी सरफेस, जैसे कि पानी की बॉटल एक क्लोज सरफेस है जब तक कि वो कैप लगा है। जैसे कैप आप हटा दोगे तो जो पानी की बॉटल होगी वो क्लोज सरफेस नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो क्लोज सरफेस कंसीडर की है वो स्फीयर यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। तो गॉसेस लॉ हमें क्या बोलता है, अगर क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज एनक्लोज है तो चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी वो क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगी। तो जो क्लोज सरफेस होगा उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है जो कि क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। मतलब जिस भी मीडियम में पूरे सिस्टम को रखा गया है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। तो यहाँ पर जो क्लोज सरफेस, जो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर, और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस में, जिसकी वजह से जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही होती है वो हमें मिल जाती है। तो ये जो इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ का, अगर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, अगर आप क्लोज सरफेस पर, एक सरफेस पर या फिर एक स्फीयर पर आप इनफाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर कंसीडर करो, और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर कंसीडर करो, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दो क्लोज सरफेस पर, तो जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी वो आपको मिल जाएंगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। जो गॉसेस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो हमें बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको समझने से पहले आपको डाइवर्जेंस का मतलब पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने डाइवर्जेंस के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया है, एकदम डिटेल एनालिसिस करें हमने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये वाले टर्म के बराबर में होता है। गॉसेस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो हमें ये बोलता है, ये जो टर्म हमें ये जो पूरा जो टर्म है, ये टर्म हमें बता रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो मैथमेटिकल जो इक्वेशन हमें जो बता रहा है डिफरेंशियल फॉर्म में, ये हमें बोल रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस के ऊपर बनती है वो बराबर में होती है चार्ज जो कि अंदर क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है वो, और जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसके बराबर में होती है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक क्लोज सरफेस के ऊपर बनती है। तो यही तो हमें बोलता है गॉसेस लॉ, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलता है। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म और जो इंटीग्रल फॉर्म होता है दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, मगर सिर्फ फॉर्म अलग अलग है। ये वाला डिफरेंशियल फॉर्म है तो ये वाला जो फॉर्म है वो है इंटीग्रल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हमने कंसीडर किया एक इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट, और ये पॉइंट के अक्रॉस हमने कंसीडर किया एक इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का अगर हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो नेट आउटगोइंग फील्ड, या फिर जो नेट आउटगोइंग फ्लक्स होगा जो कि वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड होगा, तो नेट आउटगोइंग फ्लक्स को अगर आप यूनिट वॉल्यूम के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो ये जो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम कंसीडर किया वो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है, और ये जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया ये है dv। यूनिट वॉल्यूम शुड बी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, नोट दैट डाइवर्जेंस इज अ पॉइंट फंक्शन। जो डाइवर्जेंस होता है वो एक पॉइंट का फंक्शन होता है। आप यहाँ पर जो वॉल्यूम कंसीडर करोगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होना चाहिए। आप ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर सकते हो, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होगा पॉइंट का वो वेरी कर जाएगा। तो आपको इतना कम वॉल्यूम कंसीडर करना है कि वो पॉइंट का जो डाइवर्जेंस हो वो कांस्टेंट हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो कांस्टेंट होगा अगर हम लोग इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर करें तो जो डाइवर्जेंस होगा बराबर में होगा नेट आउटगोइंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग देखें जो नेट आउटगोइंग फ्लक्स होती है वो डिपेंड करेंगे, या फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी या फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेंगी चार्ज एनक्लोज उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेट आउटगोइंग फ्लक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। वो बराबर में होगा नेट आउटगोइंग फ्लक्स या फिर नेट आउटगोइंग फील्ड कितनी है, वो डिपेंड करेंगी चार्ज एनक्लोज और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर। तो नेट आउटगोइंग फील्ड की जगह हम लोग पुट करेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज, और जो इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जो कि है dv। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय dv, यहाँ पर हमें मिल जाएंगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें क्या बोलती है कि इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम में चार्ज कितना एनक्लोज है, वो हमें इंडिकेट करती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एक इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम या फिर एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में अगर चार्ज की डेंसिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं रो से, और वो बराबर में होती है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया है dv। तो यहाँ पर ये जो चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय जो dv होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के। तो अल्टीमेटली हमें जो रिलेशन मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रिलेशन है हमें मिला कैसा। तो ये रिलेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। डाइवर्जेंस थ्योरम हमें बोलता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। मतलब क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर फील्ड कंसीडर करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर में होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये डी टाउ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, डी टाउ आपको बोल रहा है कि जो स्फीयर है उसमें आप कंसिडर करो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है उसके साथ एसोसिएटेड जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंसीडर करो, मतलब नेट आउटगोइंग फील्ड वो वॉल्यूम में कितनी है उसको कंसीडर करो, और ऐसे सभी वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सभी को इंटीग्रेट कर दो पूरे वॉल्यूम में, जिसके वजह से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला टर्म वो एक्जैक्टली बराबर में होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो जब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कि मैंने बोला इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर करना होगा उसके साथ एसोसिएटेड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वॉल्यूम में, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा। आउटकम मतलब जब हम लोग ये जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है उसके साथ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो जो आउटकम जो निकल के आएगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म अगर हम लोग देखें ये वाले अगर हम लोग टर्म को समझे क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये हमें क्या बोलता है। हमने कंसीडर किया कि स्फीयर में हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर जिसको हमने शो किया डी ए वैक्टर से। तो इनफाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया इस पर जो फ्लक्स बनेंगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, जो कि होगा d5। तो जो एरिया पर जो फ्लक्स बनेंगी d5 वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो अगर हम लोग ये d5 फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो क्लोज सरफेस में करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ d5 जो कि बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले टर्म को हम लोग बोल सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे टर्म को। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्जैक्टली बराबर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर में होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझता है तो यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला था जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंसीडर करना होगा इनफाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को आपको इंटीग्रेट करना होगा पूरे क्लोज सरफेस पर, जिसके वजह से क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमें मिल जाएंगी। तो ये वाला जो रिलेशन है वो बराबर में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, और ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर में चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सेम जो रिलेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो डिपेंड करेगी चार्ज एनक्लोज उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। और ये वाला जो रिलेशन होगा वो एज इट इज़ होगा
यहाँ पर अगर हम लोग देखें चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज एनक्लोज का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हमने सेम इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम, यहाँ पर इसको हमने एनलार्ज करके ड्रॉ किया। मान लेते हैं इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम में बहुत सारे चार्ज एनक्लोज्ड है। तो अगर हम लोग ये इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम को अगर हम लोग कंसीडर करें, जिसको हम लोग शो करते हैं डी टाउ से, और उसके साथ एसोसिएटेड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वो एक्जैक्टली बराबर में होगा चार्ज एनक्लोज्ड के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा बराबर में होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो एज इट इज़ होगा, और ये वाला जो टर्म होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये इसका जो आउटकम जो निकल के आएगा, वो एक्जैक्टली बराबर में होगा इसके। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। हमने इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर किया, डी टाउ इन्फाइनेटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर किया, और उसके साथ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे पूरे वॉल्यूम में, तो जो आउटकम निकल के आएगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये वाले टर्म के। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग अरेंज करके अगर कुछ इस तरीके से लिखे, ये वाला जो टर्म होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर लेंगे, ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड में। तो अगर हम लोग देखें दोनों एक दूसरे के बराबर में, तो अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आएगा वो बराबर में होगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही होता है गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। तो जो गॉसेस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसका जो मीनिंग होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है इंटीग्रल फॉर्म के। इंटीग्रल फॉर्म और जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है दोनों का मतलब सेम होता है, मगर जो हमारा जो लिखने का जो फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। एक डिफरेंशियल फॉर्म है तो जो दूसरा जो फॉर्म है वो है इंटीग्रल फॉर्म।